नमस्कार साथियों, आप सभी मित्रों का स्वागत कर रहा हूं मधुरम हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और उदयपुर से आप सभी मित्रों का इस्तकबाल करता हुआ आज की कक्षा को हम प्रारंभ करने वाले हैं मित्रों। और आज की जो हमारी कक्षा है वो मित्रों आज हमारी 33वीं क्लास है मित्रों। 32 क्लास हमारी पूरी हो चुकी है और द्विवेदी युग की एक अंतिम क्लास, एक महत्वपूर्ण कवि हमारे रह गए मैथिली शरण गुप्त, उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सभी मित्र जो हैं वो जुड़ जाएं और अच्छे से इन कक्षाओं का उपयोग करते हुए आप जो डेली नोट्स बना रहे हैं, आप जो रिवीजन कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास जो है आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही है, ऐसा आपके कमेंट्स के माध्यम से मुझे प्रतीत हो रहा है। मेरे कुछ कमेंट ऐसे भी मैं पढ़ रहा हूं जिसमें बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये आप कहां से पढ़ा रहे हो, क्या आप सर डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल में से पढ़ा रहे हो, आप मिश्रा सर वाली किताब में से पढ़ा रहे हो। मित्रों मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो हिंदी पढ़ाई जाती है, हिंदी साहित्य का इतिहास, वो किसी न किसी किताब से ही तो पढ़ाई जाएगी और 4 किताबों का कहीं न कहीं सार लिखने का प्रयास करते हैं। अब आपको पता नहीं मिश्रा सर वाली किताब, अब आप मिश्रा सर वाली किताब की गहराई में जाएं तो डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल वाली जो पुस्तक है उसी का शॉर्ट करके मिश्रा सर ने लिख दिया है। आने वाले समय में मेरी भी कोई हिंदी साहित्य के इतिहास की किताब आएगी तो 5 किताबों को देखकर उनका आधार लेकर अपने तरीके से एक किताब मैं भी लिखूंगा, है ना। तो मुझे ये लगता है कि आप कंटेंट को अच्छे से ओके करते हुए पढ़ते चले, है ना। अब वहां से क्या सार निकलेगा कि ये कहां से, ये रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से भी हो सकता है ना, बच्चन सिंह जी के इतिहास से भी हो सकता है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, तो कई सारी चीजें हैं। 11th-12th में हमारी एक हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक चलती थी, उससे भी हो सकता है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप भाव से, श्रद्धा भाव से इन कक्षाओं को समझिए। कहां से, कैसे, इन सब की खोज में जाने से आपका कोई लाभ सिद्ध होने वाला नहीं है। तो आइए चलिए कोई बात नहीं, आपकी जिज्ञासा के लिए कह देता हूं, है ना, कि ये डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल से है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास से है ना। मिश्रा सर की जो किताब है वो नगेंद्र जी की ही कॉपी है लेकिन शॉर्ट में कॉपी है ना। तो किसी से भी आप समझ लीजिएगा, कुल मिला के हिंदी साहित्य का इतिहास है और बाल गोपाल शर्मा के द्वारा पढ़ाया जा रहा है और आप आनंद लीजिएगा। चलिए मैथिली शरण गुप्त की बात करें मित्रों, तो मैथिली शरण गुप्त जो हैं वो द्विवेदी युग के अगर सबसे महत्वपूर्ण कवि कहे जाएं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त के बिना कहीं न कहीं द्विवेदी युग जो है अधूरा सा लगता है। आपने वो काव्य कृतियां और अन्य जो है कृतियां हिंदी साहित्य के इतिहास को दी है, जो कालजयी है, उस समय बहुत प्रचलित रही और बहुत सारी ऐसी रचनाएं आपने की जो वास्तव में आज तक बहुत प्रसिद्ध है। मैथिली शरण गुप्त, आइए हम शुरुआत करते हैं। मैथिली मित्रों कहीं न कहीं अर्थ लगाएंगे आप तो मिथिला से बना है मैथिली, ठीक है। तो मां सीता का पर्याय है और उनकी शरण में जो है वो है मैथिली शरण गुप्त। जैसे सिया राम शरण गुप्त, देखिए आप, इन्हीं के भाई है सिया राम शरण गुप्त। नाम कितने भाव पूर्वक रखे जाते थे, कितने सुंदर नाम हुआ करते थे। चलिए शुरू करते हैं। 1886 ईस्वी में आपका जन्म हुआ, चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में आपका जन्म हुआ मित्रों। निधन की बात करें तो 1964 ईस्वी में आपका निधन हुआ है। पिता का नाम सेठ रामचरण तथा काव्य गुरु आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे हैं और महावीर प्रसाद द्विवेदी के सानिध्य में जब से मैथिली शरण गुप्त आए तब से इन्होंने जो है खड़ी बोली के ऊपर जो है विशेष रूप से ध्यान देते हुए अपने काव्य की भाषा जो है खड़ी बोली को बनाया और खड़ी बोली में जो पद्यों की रचना की वास्तव में वो बड़ी अप्रतिम है। तो मूल नाम अगर आप देखें इनका तो मिथिलाधीप नंदिनी शरण गुप्त था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनका मूल नाम क्या था? मिथिलाधीप नंदिनी शरण गुप्त, और बाद में इनका एक नाम जो नामकरण हुआ वो है मैथिली शरण गुप्त, मिथिलाधीप नंदिनी शरण गुप्त। इनके उपनामों की अगर बात करें मित्रों तो दद्दा उपनाम से ये बड़े प्रसिद्ध हैं। नारी उद्धारक कवि भी इनका एक उपनाम है। प्रबंध शिरोमणि भी इनका एक उपनाम है मित्रों, प्रबंध शिरोमणि, ठीक है मित्रों। और खंड काव्य सम्राट भी इनको कहा जाता है, खंड काव्य सम्राट भी इनको कहा जाता है। और साथ ही साथ आधुनिक तुलसीदास भी
आपका नामकरण किया गया है। गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा आपको एक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया मित्रों? आधुनिक तुलसीदास। इसके अलावा राष्ट्र कवि भी आपका उपनाम है। महात्मा गांधी द्वारा 1936 ईस्वी में, है ना, कांग्रेस के अधिवेशन में राष्ट्र कवि एक प्रकार से इनको संबोधित किया राष्ट्र कवि के नाम से। रसिकेंद्र भी आपका एक उपनाम है। ब्रजभाषा में आप रसिकेंद्र नाम से लिखते थे। मधुप एक आपका उपनाम है, अनुवाद कार्य किया है आपने। सामंजस्य का कवि भी आपका एक उपनाम है, आचार्य शुक्ल के द्वारा दिया हुआ है। और युग कवि भी आपका एक उपनाम है। तो मित्रों ये जो उपनाम है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा आप। इतने सारे उपनाम हैं। अब आप देखेंगे कि ये कहां से लिखे मित्रों, ये 4 किताबों से मिक्स करके लिखे हैं। मिश्रा सर की किताब में सब एक साथ मिले नहीं मिले, है ना। तो आप सोचिए वहां यहां सब जगह से एक सामंजस्य करके आपको एक अच्छा मैटर देने का मेरा प्रयास रहता है। और हिंदी मित्रों मेरे घर में तो बनती नहीं, मैं भी विद्यार्थी हूं और किताबों को पढ़ पढ़ कर ही हिंदी को थोड़ा समझ पाया हूं और अभी भी निरंतर समझने का क्रम जारी है। फिर भी कई त्रुटियां हो जाती है तो आप समझिए ये सतत प्रक्रिया है। बस थोड़ा मैं आपसे आगे चल रहा हूं इसलिए आपसे बातें कर लेता हूं। आपसे भी मैं बहुत सारी चीजें सीखता हूं, आपके द्वारा जो भी कमेंट किए जाते हैं मैं सीखता हूं। कहीं पर छुटपुट त्रुटियां होती हैं उनके सुधार की कोशिश करते हैं। ठीक है मित्रों, ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, निरंतर चलती रहेगी। एक बार फिर से उपनामों पर बात करते हैं। दद्दा आपका एक उपनाम है। नारी उद्धारक कवि आपका एक उपनाम है। प्रबंध शिरोमणि आपका एक उपनाम है। खंड काव्य सम्राट आपका एक उपनाम है। आधुनिक तुलसीदास गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा कहा गया। साकेत आदि रचनाएं आपने लिखी, इसलिए राष्ट्र कवि महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्र कवि कहा गया। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आया हुआ है परीक्षाओं में। रसिकेंद्र नाम से आप ब्रजभाषा में लिखा करते थे। मधुप नाम से आपने अनुवाद कार्य किए हैं। सामंजस्य का कवि कहा है मैथिली शरण गुप्त को, किसने? आचार्य शुक्ल ने। और युग कवि भी आपको कहा गया है। तो यहां से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। आपकी प्रथम कविता की अगर हम बात करें मित्रों, तो प्रथम कविता जो है वो कौन सी है? हेमंत। ठीक है, 1905 ईस्वी हेमंत आपकी प्रथम कविता है। और इस कविता को कहीं न कहीं क्या किया गया है? सरस्वती पत्रिका में इस कविता को कहीं न कहीं प्रकाशित किया गया। हेमंत आपकी प्रथम जो है कविता मानी गई है। फिर आप देखिएगा कि इनकी प्रमुख रचनाएं जो है, ठीक है, तो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो देखिए, एक इनका काव्य संकलन या काव्य रचनाएं हम देखेंगे, फिर कुछ काव्य नाटक हैं उनको देखेंगे, और फिर अनुदित रचनाएं हैं उनको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो काव्य रचनाओं में सबसे पहले आप देखिएगा जो इनकी काव्य रचनाएं हैं, काव्य संकलन है, खंड काव्य है। ठीक है, तो आप देखेंगे रंग में भंग आपकी एक काव्य रचना है। 1909 ईस्वी में यह काव्य रचना प्रकाशित हुई है और यह इनका प्रथम काव्य संकलन माना गया है। यह आपका प्रथम काव्य संकलन माना गया है। मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संकलन कौन सा? रंग में भंग, है ना मित्रों। कहीं न कहीं रंग में भंग पड़ गया, ब्रजभाषा चल रही थी आराम से, अब उसकी जगह खड़ी बोली जो है वो प्रारंभ हो रही है, तो रंग में भंग पड़ गया। फिर देखिए दूसरी रचना है मित्रों जयद्रथ वध 1910 ईस्वी में। भारत भारती जो है 1912 ईस्वी में प्रबंध काव्य है मित्रों, है ना, ये प्रबंध काव्य है एक प्रकार से। और आप देखिएगा ये भारत भारती जो है अपने आप में जो है बहुत महत्वपूर्ण कालजयी रचना मानता हूं मैं इसे, ये कालजयी रचना है। उस समय के स्वतंत्रता सेनानियों के जिह्वा पर इस भारत भारती के पद जो हैं वो कहीं न कहीं भारत भारती के जो पद है मित्रों वो कहीं न कहीं जिह्वा पर, बिल्कुल जुबान पर चढ़े हुए थे। फिर देखिए मित्रों इनकी एक रचना और है, वो है किसान। मित्रों कौन सी रचना है? किसान। किसान 1917 ईस्वी में जो है वो प्रकाशित हुई है। फिर एक रचना है शकुंतला 1923 ईस्वी में, है ना। पंचवटी 1925 ईस्वी में। मित्रों रंग में भंग याद रहे, जयद्रथ वध याद रहे और भारत भारती याद रहे, ये प्रमुख रचनाएं हैं। पंचवटी याद रखें, 1925 ईस्वी में पंचवटी है। उसके बाद मित्रों आप देखेंगे अनघ एक आपकी रचना है 1925 ईस्वी में। एक रचना है हिंदू 1927 ईस्वी में। त्रिपतगा 1928 में। शक्ति 1929 ईस्वी में और झंकार 1929 ईस्वी में आपकी एक रचना है। गुरुकुल एक रचना है 1929 ईस्वी में। विकट भट्ट 1929 ईस्वी में। तो मित्रों आप देखेंगे 1929 ईस्वी में 4 रचनाएं हैं, शक्ति, झंकार, गुरुकुल और विकट भट्ट।
फिर मित्रों एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है, वो है साकेत, है ना। फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में भी है, साकेत का 9वां सर्ग है, तो साकेत अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है, साकेत। फिर मित्रों देखेंगे यशोधरा है, अगली रचना कौन सी है मित्रों, यशोधरा। और यशोधरा जो है 1936 ईस्वी में जो है प्रकाशित है। सिद्धराज आपकी एक रचना है 1936, ये यशोधरा भी इंपॉर्टेंट रचना है, ध्यान रखना, ठीक है, यशोधरा। फिर मित्रों द्वापर 1936 ईस्वी, नहुष 1940 ईस्वी एक काव्य रचना है, ध्यान रखिएगा, नहुष नाटक भी है ना। नहुष नाटक जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी द्वारा लिखा गया नाटक है, नहुष नाटक, और यह नहुष एक रचना है। फिर कुणाल गीत मित्रों 1942 ईस्वी में, काबा और करबला 1942 ईस्वी में, पृथ्वीपुत्र 1950 ईस्वी में, प्रदक्षिणा 1950 ईस्वी में, जय भारत 1952 में, और विष्णु प्रिया 1957 में आपकी काव्य रचना है। मित्रों कुछ प्रमुख काव्य रचनाओं को यहाँ पर आपके सामने रखने का प्रयास किया है। ये काव्य रचनाएं जो हैं ये सभी आपको याद नहीं होगी, लेकिन ध्यान रखिएगा, एक विष्णु प्रिया को याद रखिए, मुख्य रूप से द्वापर को याद रखिए, नहुष को आपको याद रखना है, यशोधरा को आपको याद रखना है, साकेत को आपको याद रखना है, ठीक है, और फिर अनग को एक आपको याद रखना है। और इधर की रचनाएं हैं, इसमें से 2-4 रंग में भंग याद रखें, जयद्रथ याद रखें, भारत भारती याद रखें, और पंचवटी याद रखें पक्का। ये अधिकतर परीक्षाओं में पूछी गई रचनाएं हैं मित्रों। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिएगा प्रमुख नाटक, नाटक इनके 3 जो है वो नाटक है मित्रों, वो देखिएगा, तिलोत्तमा है, चंद्रहास है, और अनग है, नाटक भी है और रचना भी है मित्रों, ठीक है, दोनों तरह की स्थिति है, अनग एक रचना भी है और अनग आपका नाटक भी है, तो दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं मित्रों, इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि हिंदी की राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि जो हैं कहे जाते हैं, क्योंकि आपकी रचनाएं जो हैं वो राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत रचनाएं हैं, इसलिए आपको राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। इनकी प्रारंभिक रचनाएं वेश्योपकारक नामक जो एक पत्र था, पत्रिका थी, उसमें छपा करती थी, कलकत्ता से वेश्योपकारक जो है प्रकाशित होता था। बाद में इनकी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती रही, और मैथिली शरण गुप्त जो है वो राम भक्त कवि हैं। जयद्रथ वध 1910 ईस्वी में हिंदी संसार में इस रचना ने धूम मचा दी, और कहीं कहीं जयद्रथ वध से एक प्रकार से ये भी एक संकेत जाता है कि ब्रजभाषा लगभग काव्य से जो है हट चुकी थी, और उसकी जगह खड़ी बोली पूर्ण रूप से स्थापित हो गई थी। भारत भारती प्रसिद्ध लोकप्रिय एक काव्य है, भारत भारती 1912, इन्हें खड़ी बोली हिंदी के प्रसिद्ध लोकप्रिय कवि के रूप में स्थापित करने में भारत भारती नामक काव्य का एक बहुत बड़ा हाथ रहा, योगदान रहा, ठीक है मित्रों, प्रतिष्ठित कर दिया। आजादी के दीवानों और जनजन में भारत भारती की गूंज थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन में, है ना, हाँ, वार्षिक अधिवेशन जो भी प्रगतिशील लेखक संघ का था, उसमें आपने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की। ये महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा, प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन में, है ना, कांग्रेस के अधिवेशन में नहीं, प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दे दी। यशोधरा इनका विचित्र शैली का काव्य है, जिसे चंपू काव्य कहना जो है समीचीन होगा, गद्य पद्य मिश्रित सा है ये काव्य। अनग उनका गांधीवादी विचारधारा का काव्य, ध्यान रखना, अनग नाटक भी है और अनग आपका एक काव्य भी है। भारत भारती को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था, क्योंकि राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत रचना थी, इसलिए इसको जब्त कर दिया। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ठीक है, तो ये इनकी प्रसिद्ध उक्ति भी है ना। अनुदित काव्य की बात करें, जो मधुप नाम से आपने अनुवाद किए हैं, प्लासी का युद्ध, मेघनाद और वृत्त संहार, ये कृतियां जो है आपके अनुदित काव्य के रूप में है, तो ध्यान रखिएगा, प्लासी का युद्ध, मेघनाद और वृत्त संहार, ये अनुदित रचनाएं हैं। गुप्त जी को द्विवेदी युग में हरिगीति का छंद का बादशाह कहा जाता है। ये एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि गुप्त जी जो है हरिगीति का छंद का उपयोग ज्यादा करते थे। द्विवेदी युग में हरिगीति का छंद के बादशाह कहे जाने वाले कौन है? मैथिली शरण गुप्त। मित्रों छोटे छोटे तथ्य हैं, याद रखिएगा, भारी भरकम कोई आपको कंटेंट नहीं पढ़ा रहा।
बांग्ला कवि माइकेल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधुप उपनाम से आपने अनुवाद किया है। यह भी महत्वपूर्ण है कि माइकेल मधुसूदन दत्त, बांग्ला के जो कवि हैं माइकेल मधुसूदन दत्त की जो रचनाएं हैं उन रचनाओं का आपने अनुवाद किया मधुप नाम से, ठीक है। और ये भी इनके अनुदित काव्य हैं, ध्यान रखना। लेकिन माइकेल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का जो अनुवाद किया है वो आपने मधुप उपनाम से किया है। कार्ल मार्क्स की पुत्री जैनी पर आपने जैनी नामक काव्य लिखा। कार्ल मार्क्स की पुत्री जैनी पर आपने जैनी नामक एक काव्य लिखा। गुप्त जी ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को किस प्रकार का कवि कहा है, तो कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है मित्रों। तो यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और आपके नोट्स भी ढंग से बन रहे होंगे। और जहां तक मैं सोचता हूं फर्स्ट ग्रेड के जो हमारे अभ्यर्थी हैं जब ये क्लास देख रहे होंगे तो वो पूरी ऊर्जा का अनुभव करें, क्योंकि आपका समय जो है परीक्षा देने का बहुत नज़दीक है। लेकिन इस समय में अच्छी प्लानिंग के साथ ही आप चलिएगा और स्ट्रेस फ्री रहकर आपको परीक्षा देनी है। परीक्षा का तनाव हर अभ्यर्थी को होता है, वाजिब भी है, क्योंकि बहुत महीनों से हम जिसका इंतज़ार करते हैं वो अगर 2 दिन 4 दिन और शेष बचे हों और हमें अपनी प्रतिभा का परचम और परिचय दोनों ही उस समय हमें देना है, तो थोड़ा सा मन में हताशा का भाव आना, घबराहट सी होना, जी मिचलाना, ठीक है, भूख नहीं लगना, मन नहीं लगना, ऐसा स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं मानसिक रूप से हो सकती है। लेकिन आपको इससे ठीक उलट अभ्यास करना है। न तो जी घबराना चाहिए, जी में एक उत्साह होना चाहिए, है ना। भोजन आराम से करना है, दूध वगैरह फ्रूट जूस जो भी आप ले पाते आराम से लीजिएगा, मस्ती से भोजन करें, है ना। नींद भी पहले कम निकाली थी हमने, क्योंकि रात रात भर जग कर हमने पढ़ाई की थी। अब ठीक ठाक नींद निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें बहुत अच्छी मानसिकता के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश करना है। और याद रहे, परीक्षा भवन में आपका प्रवेश सिंह के समान होना चाहिए, है ना। घबराए हुए उस भोले वनमानुष की तरह नहीं होना चाहिए, है ना। इसलिए सिंह के समान आपका जो है प्रवेश हो और बड़े मनोबल से आप अपनी सीट पर विराजमान होकर अपने अस्त्र शस्त्रों को बिल्कुल सही तरह से तैयार करते हुए, है ना, एक एक प्रश्न को देखना है और बहुत मनोयोग से देखना है मित्रों। इसलिए आपको एक बार फिर से मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि इन शुभकामनाओं से, माता पिता के आशीर्वाद, गुरुजनों के आशीर्वाद से आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा हो, है ना। और अपने आप पर काबू रखते हुए प्रश्नों को करेंगे तो निश्चित तौर पर जो है मैं कहीं थोड़ा बहुत विश्लेषण देख रहा था कि अगर जीके में हम 50 से 60 प्रश्न 35 से 40 प्रश्न अगर हम कर लेते हैं, आप सोचिए जीके में हमेशा कम ही रखा जा रहा है स्कोर, 35 से 40 प्रश्न अगर हम कर लेते हैं तो उधर जो है हिंदी के सेकंड पेपर में जो 150 प्रश्न है उसमें से अधिकतम 125 प्रश्न हमारे सही होने चाहिए, तो जाकर हम मेरिट में स्टैंड करेंगे। तो ध्यान रखना है, यहाँ 40 से अगर क्रॉस जाओ तो 45 तक आपके प्रश्न अगर सही होते हैं तो आप बहुत सेफ जोन में होंगे, क्योंकि मित्रों प्रतियोगियों की संख्या बहुत है और सीटों की संख्या अपेक्षाकृत जो है वो कम ही होती है। इसलिए हमारा प्रदर्शन बहुत काबिले तारीफ रहे और कम से कम इन प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। कम से कम मैं तो 5 और बढ़ा रहा हूं इसमें कि 45 सही करने हैं और इधर 125 प्लस हमारे सही हों, ऐसा हमारा प्रयास रहना चाहिए। रिजर्वेशन कैटेगरी के अनुसार 2, 5, 10 प्रश्न आगे पीछे हो वो एक अलग बात है, लेकिन आपको औसत इतने प्रश्नों पर ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। भारत भारती लिखने की जो मूल प्रेरणा आपको जो मिली है वो कहां से मिली है? मुसद्दे हाली नामक एक पुस्तक से आपको प्रेरणा मिली है। भारत दर्पण जो है ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी जो है, तो आप देखिए मुसद्दे हाली जो है वो तो लिखी है किसने मित्रों? ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी ने। और यहां आप देखेंगे भारत दर्पण जो है मुसद्दे कैफी इनका एक उपनाम था मित्रों। तो कुल मिला के ये मुसद्दे हाली नामक पुस्तक और भारत दर्पण दोनों ही पुस्तकों के जो लेखक हैं, है ना, वो ब्रजमोहन दत्तात्रेय जो हैं, इन दोनों ही रचनाओं से कहीं न कहीं उन्हें भारत भारती लिखने की क्या मिली मित्रों? प्रेरणा मिली है। तो मुसद्दे हाली और भारत दर्पण 2 पुस्तकों पर अपने को थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि भारत भारती लिखने की प्रेरणा इनको इन पुस्तकों से मिली है। फिर हम आगे बढ़ते हैं मित्रों।
ये जो है मित्रों जो ये जो रचनाएं हैं मुसद्दे हाली और मुसद्दे कैफी है ना, ये दोनों ही ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी की है, ध्यान रखना आप। ये भी रचना इन्हीं की, ये भी रचना, इसको भारत दर्पण को एक दूसरा नाम है मुसद्दे कैफी, ध्यान रखना है ना, ये इसका उपनाम है। किसका मतलब भारत दर्पण को ही एक और अन्य नाम से जानते हैं, वो है मुसद्दे कैफी। तो मुसद्दे हाली और मुसद्दे कैफी दोनों ही रचनाएं ब्रजमोहन दत्तात्रेय की है, जिनका उपनाम जो है कैफी है, याद रखिएगा, ठीक है। साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अयोध्या, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें 12 सर्ग है मित्रों। डॉक्टर नगेंद्र ने जनवादी काव्य कहा है, साकेत को डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कह दिया, जनवादी काव्य कहा है। ये महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है। प्रेरणा जो है कहीं न कहीं रविंद्रनाथ टैगोर का एक लेख है, काव्य की उपेक्षिताएं। रविंद्रनाथ टैगोर का एक लेख छपा था, काव्य की उपेक्षिताएं। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा 1908 ईस्वी में सरस्वती में एक आर्टिकल, एक लेख प्रकाशित किया, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। तो काव्य की उपेक्षिताएं और कवियों की उर्मिला विषयक जो है उदासीनता, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना मित्रों, परीक्षाओं में आया हुआ भी है, आएगा भी। तो इन दोनों लेखों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा किसके ऊपर, मैथिली शरण गुप्त के ऊपर। और उन्होंने ऐसे ऐसे पात्रों, नारी पात्रों को उठाया और उनके ऊपर जो है काव्य रचना की, जिसमें साकेत, यशोधरा आदि आती है। फिर आगे बढ़ते हैं मित्रों, देखिएगा आपको साकेत पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला। तुलसी के रामचरितमानस के बाद हिंदी का दूसरा बड़ा राम काव्य माना जाता है किसको, साकेत को, ठीक है मित्रों, साकेत को दूसरा बड़ा राम काव्य माना जाता है। आचार्य रंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार साकेत महाकाव्य ही नहीं, आधुनिक हिंदी का युग प्रवर्तक महाकाव्य है मित्रों, युग प्रवर्तक महाकाव्य है। नारी चेतना से संबंधित है। सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण सर्ग जो है वो 9वां सर्ग है और 10वां सर्ग है। लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला के वियोग का इसमें वर्णन है। रचना में लगा कुल समय लगभग 15 वर्ष जो है इसकी रचना में लगे हैं मित्रों। तो आप देखिएगा लगभग 1915-16 से लिखना शुरू हुए, 1931 में यह रचना जो है वो तैयार हुई मित्रों। और इसके बाद आप देखेंगे भारतीय संसद में राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे मैथिली शरण गुप्त। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भारत भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय पताका सिद्ध हुई थी। एक महत्वपूर्ण कथन है, क्योंकि भारत भारती की जो लोकप्रियता है और भारत भारती जो है वो किस में लिखा गया मित्रों, खड़ी बोली में लिखा गया। तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा योगदान खड़ी बोली हिंदी के उद्धार में किसका रहता है, काव्य में भारत भारती का रहता है। उसकी लोकप्रियता बढ़ने से कहीं न कहीं जो है खड़ी बोली भी जो है काव्य में बहुत अच्छे से स्थापित हो गई और प्रचलित हो गई। इसमें मैथिली शरण गुप्त का बहुत बड़ा योगदान है। तो मित्रों आज की इस कक्षा के साथ ही हमारा द्विवेदी युग का जो पूरा कालखंड है वो समाप्त होता है। द्विवेदी युग के बाद मित्रों आगे छायावाद है और छायावाद की कक्षाएं लेकर आपके सामने हम उपस्थित होंगे। निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं और हमने केवल एक रविवार को थोड़ा विराम रखने का प्रयास किया है। बाकी 6 दिन आपकी सेवा में हूँ, 7वां दिन जो है वो थोड़ा सा परिवार के साथ भी बिताने का एक संकल्प लिया है। तो आप सब अच्छे से तैयारी करते रहेंगे। कक्षा को आपको जहां जहां आपको लगता है उपयुक्त लगता है उतना आप शेयर करते रहें और कक्षा को जैसे ही आप देखते हैं आपसे आग्रह है कि लाइक करते हुए कक्षा का समापन करें। आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। अच्छे मन से परीक्षा दे दीजिएगा और परीक्षा की तैयारी आप कर ही रहे हैं। भरोसा कीजिए अपने आप पर, सब अच्छा होगा। बस अच्छा मन लेकर आपको परीक्षा भवन में प्रवेश करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।